करता हूँ कि आप अपने कीनोट एड्रेस से हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें। जी धन्यवाद। प्रोफेसर। जी जी धन्यवाद गुरपिंदर जी। सबसे पहले तो मैं आशा पारस फाउंडेशन और हेमचंद विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने रेलिवेंट विषय पर लगातार चर्चा के लिए हमें प्रोत्साहित किया, ये मंच दिया। और वास्तव में देखा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा जब से NEP ने इस पर जोर दिया है तब से हम इस पर चर्चा करने लगे हैं, वरना ये अकादमिक परिदृश्य से लगभग गायब हो चुकी थी। भले हम घर में अगरबत्ती जलाए बिना घर से बाहर ना निकलते हों, लेकिन इससे ज़्यादा भारतीय परंपरा के बारे में शायद हम कभी ना चिंतित होते थे ना चिंतन करते थे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी। आशा दीदी को नमस्कार करती हूँ और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ और मैं अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। वास्तव में कोई समाज कितना सभ्य है इसका ज्ञान इस बात से होता है कि वो अपनी स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। स्त्रियों के साथ भेदभाव प्रकृति ने नहीं बल्कि मानव समाज ने किया है। वह समाज जिसने शोषण की मानसिकता से हर उस वस्तु का उपभोग किया है जो वल्नरेबल है, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाती है। टीचर ट्रेनिंग में भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी IKS को एकीकृत करना केवल अतीत का पुनरावलोकन करना नहीं है, बल्कि ये एक स्वदेशी मुद्दा है, एक स्वदेशी ढांचा है, एक दार्शनिक ढांचा जिसका उपयोग करके हम बहुत हद तक जो आधुनिक जेंडर इनइक्वालिटी है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, इसे दूर करने के बारे में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। मैं तो ज़रूर इतना कहूँगी कि भौतिकी की प्राध्यापक होने के नाते विज्ञान जो है वो दर्शन से बहुत करीब होता है, ऐसा मुझे लगा। और मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा को एब्जॉर्ब करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा। जब मैं नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाती हूँ और उसमें इलेक्ट्रॉन के कन्फाइनमेंट की बात करती हूँ और इधर माया की बात पढ़ती हूँ जो कि कन्फाइन करती है स्पेस और टाइम को, तो मुझे इनमें कोई भी अंतर नज़र नहीं आता है। और इसलिए मैं भारतीय ज्ञान परंपरा जिस दिन से मैंने इन ग्रंथों का पाठ शुरू किया, मैं उनसे जुड़ गई। और यही आग्रह मेरा सभी प्रतिभागियों से है, सभी टीचिंग फ्रेटर्निटी से है कि पढ़ना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि अगर हम अपने धर्म की बात करें तो पढ़ना भी एक यज्ञ कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर कुरान की बात करें तो वहाँ भी पहला लफ्ज़ है इकरा, यानी कि पढ़ो। तो ठीक है, अगर आपको भारतीय ज्ञान परंपरा एक ढकोसला लगती है, अगर ढोंग लगती है, अगर ये लगता है कि आउटडेटेड है, तो मेरा बस ये आग्रह है कि पहले पढ़िए। हम टीचर्स जो हैं बहुत पहले पढ़ना बंद कर चुके होते हैं। कोर्स की उन चंद किताबों के अलावा मैं भी शामिल हूँ उसमें, कोर्स की उन चंद किताबों के अलावा हम शायद ही उन चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। अच्छा सोचिए कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे किताबें छपने लगी हैं, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज़ बनने लगे हैं, लेकिन युद्ध अभी भी हो रहे हैं। अगर अभी कोरोना के समय की बात करें तो हम परिवार के नाम पर रहते ज़रूर साथ हैं, लेकिन एक साथ एक छत के नीचे जीना मुश्किल हो गया था कोरोना के समय। तो ये कैसी वैल्यूज़ हैं जो मानव को मानव से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती हैं? और अगर यही प्रेरणा थी तो जो आधुनिक शिक्षा है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ना सार्थक क्यों नहीं हो सकता? क्या हमको फिर से सोचने की आवश्यकता नहीं है? वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो क्योंकि जेंडर की बात पहले स्टैब्लिश हो जाए कि जेंडर में प्रॉब्लम तो है, पूर्वाग्रह तो है जेंडर को लेकर। कितनी स्त्रियों को सामाजिक और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के कारण बैरी कौम को शुरू में गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि उनके अपने परिवार ने कहा था कि ऐसे लड़ाकू खेल महिलाओं के लिए नहीं है और ये उनके वैवाहिक जीवन को खराब कर देंगे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की कहानियों का पुनरुद्धार करना। वैदिक शिक्षा तो धर्म की बात करता था, और धर्म यानी कि मूल्य, तो मूल्य पर आधारित थी वैदिक शिक्षा। अगर हम लैंगिक समानता के IKS अवधारणा का अनुप्रयोग करें तो बहुत से हमारे जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, मूल अवधारणाएं हैं, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करती हैं। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व को परिवार के रूप में देखना, इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, क्योंकि परिवार में जो माँ का स्थान जितना महत्वपूर्ण है, पिता का भी उतना ही है। बहन, बुआ, भाई
मतलब हर लिंग का अपना एक स्थान है, हर संबंध का महत्वपूर्ण है, हर संबंध महत्वपूर्ण है और हर संबंध मेरी पूर्णता के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो ताना बाना है संबंधों का, ये पूरे विश्व तक जाता है, यूनिवर्सल है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो है वो आईकेएस की अवधारणा है, ये किसी भी मॉडर्न थियरी से ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हम कहते हैं कि ये जो मानव है, ये जड़ और चेतन का एक कंबाइंड रूप है। ये सिर्फ जड़ शरीर नहीं है जैसा कि आधुनिक विज्ञान कहता है, बल्कि इसका चैतन्य पक्ष है जिस पर आज जाकर 20वीं शताब्दी के बाद शोध शुरू हुआ है। तो जब हम कहें कि आत्मा जो है वो तो प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है और इसका कोई जेंडर नहीं होता है, तो शायद हम एक दूसरे को पुरुष और स्त्री से इतर होकर देखना शुरू करें। अर्धनारीश्वर की बात मैं कर ही चुकी हूँ कि ब्रह्मांड दो भिन्न लेकिन अविभाज्य शक्तियों का संश्लेषण है और समानता का अर्थ एक रूपता नहीं है बल्कि परस्पर निर्भरता और समतुल्यता है। यह है अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हम अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो स्त्रियों से जो हिंसा का विकृत रूप आज नजर आ रहा है वो किस शिक्षा का उदाहरण है, ये हम और आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये मूल्य विहीन शिक्षा के कारण ही संभव हो सकता है या अशिक्षा के कारण हम कह सकते हैं। और एक तरह की बौद्धिक अहिंसा तो हम घर भर में फैला के रखते हैं। हम लड़कियों से जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं और लड़कों से भी कि तुम रो नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुष हो और तुम जोर से हंस नहीं सकते क्योंकि तुम स्त्री हो, तो ये एक मानसिक हिंसा है जिससे हम सबको बचना चाहिए। फिर क्यों नहीं हमारे स्कूल और कॉलेज गुरुकुल हो सकते, क्योंकि गुरुकुल में न सिर्फ शिक्षा होती थी, आप सिर्फ एक विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाकर बरी नहीं हो सकते, बल्कि एक मेंटर के रूप में तब तक उसका हाथ थामना है जब तक वो विद्यार्थी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अपने कैपेसिटी को, पूरी फुल कैपेसिटी को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो उनके सर्वांगीण विकास और मार्गदर्शन के लिए हमें उनका गुरु बनना होगा। अभी हम सिर्फ शिक्षा देकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। फिर बात आती है सामुदायिक सहभागिता की। शिक्षा को हमने क्लासरूम में बंद कर दिया। जिस नैरो वॉल की बात रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, शिक्षा कक्षा के भीतर नहीं है, असली शिक्षा तो कक्षा के बाहर है, जीवन में है, समुदाय में है। हमारे स्कूल और कॉलेज के बाहर और घर के बीच में जो समाज आता है उसे पार करके हम कक्षाओं में बंद जाते हैं। लेकिन लोक परंपराओं का क्या, उन कथाओं और कहानियों का क्या जो उस रास्ते में बिखरी पड़ी हैं, स्थानीय कला रूपों का क्या, हमारी संस्कृति और सभ्यता का क्या। जब हम इन सब की बात करेंगे तो आईकेएस इन सब का समावेश करता है। इनसे हटाकर, इनसे काट कर वो शिक्षा नहीं देता, जिसके कारण आज बच्चा जो है वो समाज और घर से कटता चला जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भाषा। भाषा जो माँ सिखाती है, मातृभाषा कहा जाता है। इसलिए तो औपनिवेशिक जो हमारा राज्य था उसमें सबसे पहले हमने खोया है भाषा पर अपना अधिकार। हमारी भाषा अपनी नहीं है, हमारे मुहावरे अपने नहीं हैं। हम एक विदेशी भाषा में कैसे सोचें, और ऐसी भाषा में सोचकर एक व्यक्ति मीडियोकर तो बन सकता है, ज्ञानी नहीं बन सकता। तो जिस भाषा का, हम संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर बोल ना पाए तो कम से कम संस्कृत समझने की लियाकत तो हम रखें। और हमारे आसपास किस तरह की भाषा बिखरी हुई है हम देखें। क्या हमने कभी कहा है स्वयं को जानो, आत्मानम विद्धि? क्या हम कहते हैं कि समानता ही योग है, समत्वम योग उच्यते? ये सारे मुहावरे कहाँ गए? द सोल हैज़ नो जेंडर एंड टैलेंट हैज़ नो कलर। ये मुहावरा कहाँ गया कि लेट आइडेंटिटी कम फ्रॉम इनर नेचर, लेट गो ऑफ द ईगो ऑफ जेंडर बायस। हम इन सब प्रेरक स्लोगन्स की बात ही नहीं करते। हमारे आसपास हम किस तरह के नारे देते हैं, किस तरह के स्लोगन्स देते हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। एक टीचर भाषा बनाता है, एक माँ भाषा बनाती है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम आईकेएस को जीवन में लाना चाहते हैं विद्यार्थियों के, तो हमें भाषा पर बहुत जोर देना होगा। चुनौतियां तो बहुत हैं, ये एक बहुत सुंदर ढांचा है आईकेएस का, लेकिन एक क्रिटिकल जो है इवैल्यूएशन तो हमें करना ही होगा। अगर हम इतिहास को खंगालें तो सभी ऐतिहासिक प्रथाएं समतावादी नहीं थी, ये हमें मानना होगा। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में लैंगिक समानता को आधार बनाकर हम इसे पश्चिमी थोपा हुआ मानने की बजाय अगर एक स्वदेशी मूल्य बनाते हैं जिससे भारतीय कक्षाओं में इसके जड़ जमाने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है, तो शिक्षक के रूप में हम सफल होंगे।
अगर हम चाहें तो अपनी शिक्षा में एक टाइम टेबल बना सकते हैं, कि एक अभ्यास करें कि हम बच्चों से कहें कि भाई आप किन गुणों को पुरुषोचित मानते हैं और किन गुणों को स्त्रियोचित मानते हैं, और फिर आप ये देखें कि ये सारे गुण क्या एक ही शरीर में विद्यमान नहीं हो सकते। मतलब पुरुष के जो गुण हैं वो स्त्री में नहीं हो सकते और स्त्रियों के गुण पुरुषों में नहीं हो सकते। तो ये उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम देगा। उसके बाद है कहानियों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ाना, वेदों को पढ़ाना। पठन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सामाजिक प्रतिबंध और समानता के जो हमारे सनातन मूल्य हैं उनमें क्या, मतलब दार्शनिक और सामाजिक ये जो अवधारणाएं हैं, तो दर्शन IKS है, लेकिन सामाजिकता जो है सोशल साइंस, उसके कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट अलग चीज़ है और दार्शनिकता अलग चीज़ है। इस अंतर को बताने की जिम्मेदारी भी शिक्षक की भी है। और हम 30 मिनट तक कम से कम इस चीज़ पर बात कहें। हम अपने बच्चों को लड़का या लड़की के बजाय हम अपने यंग फ्रेंड्स कह सकते हैं, हम युवा मित्र कह सकते हैं, युवा पीढ़ी कह सकते हैं, जेन जी कह सकते हैं। कुछ ऐसा कहें जिससे कि उन्हें ये महसूस हो कि वो पुरुष या स्त्री नहीं बल्कि एक विद्यार्थी है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आया है। कक्षा में हम प्रकृति का दृष्टिकोण अपनाएं। जिस प्रकार प्रकृति को फलने फूलने के लिए वर्षा और सूर्य दोनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लड़का या लड़की के भेद के बिना हम उनके आंतरिक गुणों के बारे में चर्चा करें। हमें तटस्थ रहना होगा कि अगर बच्चों को हम लड़का और लड़की के अलग अलग लाइन में बिठालते हैं, अलग अलग सेगमेंट में बिठालते हैं, तो इसके बजाय हमें ऐसे ग्रुप बनाने चाहिए जो समान गुण और रुचियों के आधार पर क्लब्स बनाकर आप बच्चों को बिठाएं। इससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। वो देखेगा कि उसके गुण या रुचियां या प्रवृत्तियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उसका लड़का या लड़की होना। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़, सच्ची समानता। एक हर शिक्षक को ये मानना होगा, सच्ची समानता भिन्नता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उन भिन्नताओं के पदानुक्रम की अनुपस्थिति है। कि जेंडर वाइज किसी को हम हायर माने, किसी को हम लोअर माने, ये जो भिन्नता है ये एब्सेंट हो जाना चाहिए। और बहुत हद तक जेन जी इस बात को मानता है। हम शिक्षकों को अगर जेन जी को पढ़ाना है, अगर शिक्षक का सम्मान उनसे हासिल करना है, तो हमें स्वयं जेंडर न्यूट्रल होने की बहुत सारी आवश्यकता है। हम बच्चों को से रचनात्मक लेखन में ऐसे विषय क्यों नहीं देते? ऐसा एक जंगल के बारे में उन्हें लिखने बोलें कि अगर जो पेड़ों को पोषण से अधिक शक्ति जड़ों को महत्व देने लगे, अगर हम पेड़ों की पत्तियों से अधिक उसकी जड़ को महत्व देने लगे, तो जंगल अपना संतुलन कैसे बनाएगा? मतलब पेड़ के जिंदा रहने के लिए पत्तियों का, यानी कि जो पोषण कर रही हैं, जो केयर गिवर हैं, जिन्हें कि हम आजकल स्त्री का ही नाम, स्त्री सुलभ गुण का नाम लेते हैं, वो नहीं होंगी तो क्या पेड़ सिर्फ जड़ों के सहारे, पावर के सहारे, अगर हम जड़ को शक्ति का प्रतीक माने, तो क्या सिर्फ जड़ों के सहारे पेड़ जो है वो जीवन जी लेगा? तो इस तरह के लेख अगर हम उन्हें लिखने के लिए दें, तो अर्धनारीश्वर की अवधारणा को हम इस्टेब्लिश करेंगे और IKS अपने आप जो है वो हमारे जीवन में आ जाएगा। ऐसे ही हम कहें कि आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अगर हम सब प्रकाश स्वरूप हैं, तो आप अपने मित्रों को कैसे, किस आधार पर पहचानेंगे? हो सकता है वो कहें कि हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी मैचिंग के आधार पर हम अपने मित्रों का चयन करेंगे। तो हम अगर उनको फूड फॉर थॉट नहीं देंगे एज टीचर, तो बच्चा सोचना कैसे शुरू करेगा? तो हमको आवश्यकता है शारीरिक संरचना को क्षमता से अलग करना, इस बात पर बल देना कि शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की क्षमता एक समान होती है। और हमें ये भी बताना होगा कि सहानुभूति और धैर्य, धीरता, वीरता और उदारता ये मानव के गुण हैं, न कि स्त्री या पुरुष के किसी एक की बपौती नहीं है। और एक ऐतिहासिक संशोधन करना होगा। हम जो कहानियाँ देते हैं, नई कहानियाँ गढ़नी होगी। और प्राचीन जो IKS सिस्टम में जो गणितज्ञ, चिकित्सक और शासक महिलाएं थी, उनकी कहानियों को हमें जीना और सिखाना होगा। यदि हम किसी बच्चे को यह सिखाते हैं कि वह सोल विद अ बॉडी नहीं है, वह सोल विद अ बॉडी है, जेंडर विद अ सोल नहीं है, माफ कीजिएगा, इसको मैं फिर से कहना चाहूंगी, हमको बच्चे को यह सिखाना है कि वह जेंडर विद अ सोल नहीं है, बल्कि सोल विद अ बॉडी है। तो मूलतः वो आत्मा है, मूल रूप से वो विचार है, मूल रूप से वो ज्ञान है। तो इसका स्त्री या पुरुष होना उतना
महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। कक्षाओं में हमें कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक नया कोड ऑफ कंडक्ट लाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारी वाणी में अहिंसा होनी चाहिए। कैसी अहिंसा? जो लिंग के आधार पर भेद ना करे कि लड़कियों की तरह मत रहो या लड़कों की तरह बी अ मैन, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। साथ ही हम ये कहें कि सारे काम सबको करने हैं, ये काम लड़कियों के लिए सुरक्षित और ये लड़कों के लिए सुरक्षित है, ऐसा नहीं माना जाए। सहभागिता में करुणा इन कोलैबोरेशन, ये वाली भावना हमको देनी है। इसी तरीके से हर बच्चे के प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मूर्खतापूर्ण प्रश्न क्यों ना माने वो बच्चा, लेकिन निडर होकर प्रश्न पूछना तो हम उसे सिखाएं कम से कम। और साथ ही ये कि हम उसकी व्यक्तिगत रुचि का सम्मान करें। यदि कोई लड़का रंगोली बनाता है तो हम कहें कि तुम तो लड़कियों की तरह रंगोली बनाते हो, या कोई लड़की खेलों में आगे आती है तो हम उसे प्रोत्साहित करें, न कि निरुत्साहित करें कि आगे तुम्हारा क्या होगा और ये प्रॉब्लम हो जाएगी वगैरह। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, स्वधर्म और उसकी आंतरिक क्षमता को पहचानना देना ही सच्ची शिक्षा है। तो हमें संकल्प लेना होगा कि हम साथ मिलकर सीखें, साथ मिलकर आगे बढ़ें, तेजस्वी हों और एक दूसरे के प्रति द्वेष न रखें। हम शरीर नहीं बल्कि अनंत क्षमताओं वाली आत्मा है। एक टिप अभिभावकों के लिए भी, कि उन्हें घर पर भी अगर आईकेएस को सच में अपनाना है तो घर पर भी समानता का संदेश देना होगा कि रसोई का काम हो या बाजार से या बैंक का काम, बेटी और बेटे दोनों को सिखाना होगा। अगर आप संवेदनशील हैं तो बच्चे को लड़का या लड़की की तरह बिहेव करने के लिए उस पर दबाव न डालें। आप बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएं कि जहां पर वो लड़का या लड़की से परे अपनी क्षमताओं को पहचाने। बच्चियों को ये ना सुनाएं कि जहां राजकुमार उसकी रक्षा करेगा और राजकुमारी बनकर आपको सिर्फ इंतजार करना है। उन्हें लीलावती, मैत्रेयी और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की कहानियां सुनाएं। भाषा के प्रति जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अपने व्यवहार में लाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा अभ्यास हम कर सकते हैं कि एक पारिवारिक संवाद सत्र रखें जहाँ पर चर्चा करें ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों कर सकते हैं और हम अपने घर को अधिक इक्वल कैसे बना सकते हैं। जब माता पिता ऐसी भाषा बोलेंगे तभी बच्चे के मन में आत्ममन का विचार गहराई से उतरेगा। तो ये सारी बातें थी एक शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब मेरे बुद्धिजीवी मित्र आईकेएस को एक ढकोसला, ढोंग, पुरातनपंथी चीज़ मानते हैं। वास्तव में वेदों के दो भाग थे, एक जो ज्ञान वाला भाग था और एक कर्मकांड वाला भाग था। जिन लोगों ने भी इसका ट्रांसलेशन किया, पश्चिम को परोसा, उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से या एक कॉलोनियल मानसिकता से कर्मकांड वाले भाग को बताया कि ये भारत है, जबकि वास्तव में भारत ज्ञान परंपरा का साक्षी रहा है। और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में अगर मैं आपको कुछ फिजिसिस्ट के बारे में बात करूं तो जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स बनाया, जिनको नोबेल पुरस्कार मिले, वो कहते हैं कि जब मैं ऋग्वेद की ऋचाओं का अर्थ समझता हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं वेदों के बारे में, मैं विज्ञान के बारे में और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहा हूं। तो जब एक वैज्ञानिक इन चीज़ों को मानते हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए, बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वेदों से प्रेरणाएं ली हैं। तो अब समय आ गया है कि शिक्षक के तौर पर भी हम पढ़ना शुरू करें, अपने अपने विषयों को वैलिडेट करें, भारतीय ज्ञान परंपरा को वैलिडेट करें और बच्चों के बीच में और ज्ञान के बीच की कड़ी बनकर अपने को भी सार्थक करें और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः उसका पुनरुद्धार करें, उसको पुनः जीवन में लाएं। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। एक बार पुनः धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंजलि मैम। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और सार गंभीर तरीके से अपनी बात को